You are welcome in online biology classes. स्टूडेंट्स, पिछले दिनों आप लोगों ने पुष्पी पौधों में निषेचन पढ़ा। जैसा कि आपने देखा, द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप द्विगुणी जाइगोट बनता है और पौधों में जो ट्रिपल फ्यूजन की घटना भी पाई जाती है आवृतबीजी पौधों में, जिसके द्वारा ट्रिपल फ्यूजन में प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है। तो इस तरह से निषेचन की घटना में दो प्रमुख घटनाएं, एक सत्य निषेचन और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन या द्विनिषेचन। तो आज हम निषेचन के पश्चात पुष्पी पौधों में निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट निषेचन परिवर्तन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावर्स। आइए हम एक एक चीज देखते हैं कि निषेचन के पश्चात क्या क्या परिवर्तन पुष्प में होते रहते हैं। तो सबसे पहले हम पुष्प के सबसे बाहरी भाग से प्रारंभ करते हैं। निषेचन के पश्चात जो पुष्प के बाह्य दल होते हैं, बाह्य दल या सेपल्स, ये अधिकांश पौधों में जो बाह्य दल या सेपल्स होते हैं अधिकांश पौधों में सूखकर गिर जाते हैं। जैसे निषेचन संपन्न हो जाता है उसके कुछ समय बाद ये जो बाह्य दल होते हैं प्रायः सूखकर गिर जाते हैं। परंतु कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जैसे सोलेनेसी फैमिली के मेंबर जो हैं, सोलेनेसी फैमिली के सदस्यों में जो बाह्य दल होते हैं ये निषेचन के पश्चात सूख करके गिरते नहीं है, बल्कि ये फल बनने तक फल में लगे रहते हैं। इस प्रकार के बाह्य दलों को परसिस्टेंट कैलिक्स कहा जाता है या परसिस्टेंट सेपल्स कहा जाता है। आप बैंगन में, टमाटर में, मिर्चा में इसमें देखेंगे कि फल बनने के बाद भी इसके बाह्य दल लगे रहते हैं। फिर पौधे के दूसरा चक्र, दलकुंज। दलकुंज या पेटल्स। पेटल्स भी निषेचन के पश्चात अधिकांश पौधों में या लगभग सारे पौधों में सूखकर गिर जाते हैं। एंड्रोसियम या पुमंग, स्टमेन कह लीजिए इनको, स्टमेन्स जो होते हैं ये भी निषेचन के पश्चात सूखकर गिर जाते हैं। अब गाइनोसियम में देखें तो गाइनोसियम के तीन प्रमुख भाग, स्त्री केसर में स्त्री केसर के आपको तीन प्रमुख भाग, सबसे ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसमें जो स्टिग्मा होती है ये भी सूखकर गिर जाती है निषेचन के पश्चात, स्टाइल भी प्रायः सूखकर गिर जाती है। परंतु ये जो ओवरी होती है फिर इसमें ओवरी आगे फल के रूप में विकसित हो जाती है। निषेचन के पश्चात पुष्प में उसका अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है।
फिर अब अगर हम इंटायर स्ट्रक्चर देखें, इसकी आंतरिक संरचना देखें ओवरी की, जिसमें बीजांड को लें, तो इसमें जो बीजांड होता है पौधों में, बीजांड में भी कई भाग आप देख सकते हैं। इसमें जो एंटीपोडल, सबसे पहले देखिए बीजांड जो है ये निषेचन के पश्चात बीज के रूप में विकसित हो जाता है। और जो बीजांड के अंदर जो भ्रूण होता है, तो जाइगोट होता है, जाइगोट या युग्मनज, यह भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है। और जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक होता है, जो ट्रिपल फ्यूजन के परिणाम स्वरूप बनता है, इससे आपका भ्रूणकोश विकसित हो जाता है। तो इस तरह से देखिए पुष्प में निषेचन के पश्चात क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले अगर हम बाहरी चक्र से चले तो बाह्य दल अधिकांश पौधों में सूख कर गिर जाते हैं। कुछ एक पौधों में जैसे सोलेनेसी फैमिली के मेंबर, टमाटर और मिर्चा, बैगन, इनमें आपको फल के साथ तो बाह्य दलपुंज लगे हुए मिलेंगे। ऐसे दलपुंज को पर्सिस्टेंट कैलिक्स कहते हैं। जबकि रसभरी आपने देखा होगा, रसभरी में फल के ऊपर एक गुब्बारे जैसा आउटर कवरिंग लग जाती है, बन जाती है, ये भी उसके पर्सिस्टेंट कैलिक्स की होते हैं। यानी ये उस बाह्य दल इसमें पूरे फल को कवर करने का एक आवरण बना लेते हैं। तो ये ऐसे कैलिक्स जो है दैट आर नोन एज पर्सिस्टेंट कैलिक्स दैट फाउंड इन फैमिली सोलेनेसी। तो फिर दूसरे जो पेटल्स या दलपुंज होते हैं, ये भी निषेचन के पश्चात सूखकर गिर जाते हैं। उमंग में जो इसके स्टेमेंस होते हैं, स्टेमेंस भी निषेचन के पश्चात सूखकर गिर जाते हैं। स्त्री केसर के तीन प्रमुख भाग जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इसमें स्टिग्मा और स्टाइल तो सूख करके गिर जाते हैं निषेचन के पश्चात। लेकिन जो ओवरी होती है, ओवरी निषेचन के पश्चात फल के रूप में विकसित हो जाती है। जो ओवरी की दीवार होती है, अंडाशय भित्ति जो होती है, ये फल भित्ति बना लेती है और पूरी ओवरी जो है वो फल के रूप में विकसित हो जाती है। ओवरी के अंदर जो अंडाशय के अंदर जो बीजांड पाए जाते हैं, ये बीजांड बीजों के रूप में विकसित हो जाता है। एक बीजांड से एक बीज विकसित होता है। और जो एक बीजांड के अंदर की जो संरचना होती है, उसका जो मुख्य भाग भ्रूण कोश होता है, एम्ब्रियो सैक जो होता है, एम्ब्रियो सैक में जो 8 कोशिकाएं होती हैं, इन 8 कोशिकाओं में जो 3 एग आपरेटस में, जिसमें 2 सिनर्जिड्स सहायक कोशिका और एक मादा युग्मक, और उसके चलाजल एंड की ओर पाई जाने वाले 3 एंटीपोडल सेल्स एंड 2 न्यूक्लियाई या सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई। तो ये इनमें से जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं दैट आर डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये तो निषेचन के पश्चात समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जो सिनर्जिड्स होती है अंडकोशिका के साथ जुड़ी हुई, निषेचन के पश्चात ये भी समाप्त हो जाती है। अब केवल भ्रूणकोश में निषेचन के पश्चात अंडकोशिका, निषेचित अंडकोशिका रह जाती है, जिसको आप जाइगोट कहते हैं। और प्राथमिक सेकेंडरी न्यूक्लियस जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, जो 2n रहते हैं पहले से, वो त्रिसमेकन के पश्चात बनी 3n संरचना, जिसको आप प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस तरह से केवल 2 संरचनाएं भ्रूणकोश के अंदर शेष रह जाती हैं, जाइगोट और प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बाकी चीजें उसमें से समाप्त हो जाती हैं। तो आइए अब हम निषेचन के पश्चात होने वाले पुष्प के परिवर्तनों को आगे देखते हैं, किन किन स्टेप्स में परिवर्तन होते हैं। तो इन परिवर्तनों को हम पहले 3 प्रमुख चरणों में बांटकर पढ़ सकते हैं, ग्रुप में बांट करके पढ़ सकते हैं। निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों को 3 प्रमुख भागों में बांटेंगे। सबसे पहला चरण भ्रूण का विकास। एम्ब्रियोजेनेसिस।
दूसरा भ्रूण कोश का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, तीसरा फल का विकास। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। तो आइए हम इसमें से पहली घटना आपको बताते हैं, भ्रूण का विकास। सबसे पहले अब हम इसमें भ्रूण का विकास लेंगे। भ्रूण का विकास जो उसमें पौधों में भ्रूण का विकास या एम्ब्रियोजेनेसिस को आप कैसे परिभाषित करेंगे? निषेचित अंड कोशिका यानी जाइगोट से, निषेचित अंड कोशिका या जाइगोट से भ्रूण का विकास होने की संपूर्ण क्रियाओं को आप भ्रूणीय विकास या एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। ठीक, जैसा आपने देखा निषेचन के परिणाम स्वरूप जाइगोट बना, फिर जाइगोट से अब भ्रूण विकसित होगा। आप लोग पौधों के दो समूहों को देखे हैं, भ्रूणी संरचना के आधार पर, पौधों के भ्रूण की संरचना के आधार पर पौधों के दो समूह आपने देखे, द्विबीजपत्री द्विबीजपत्री भ्रूण और एक बीजपत्री भ्रूण। मोनोकाट एम्ब्रियो, डाइकाट एम्ब्रियो और मोनोकाट एम्ब्रियो। ऐसे पौधे जिनके भ्रूण में दो बीजपत्र पाए जाते हैं उन्हें हम द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। जबकि ऐसे जैसे द्विबीजपत्री पौधों में आप चना, मटर, सेम, सरसों और ये सोलेनेसी फैमिली के मेंबर जो आपने जो ही टमाटर, बैंगन, ये सारी चीजें, ये सब द्विबीजपत्री पौधे हैं। जबकि वे पौधे जिनके बीजपत्र में, जिनके भ्रूण में एक बीजपत्र होता है, ऐसे पौधों को आप एक बीजपत्री पौधे कहते हैं। जैसे गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा, ये सब एक बीजपत्री पौधे होते हैं, तो इनके भ्रूण में एक बीजपत्र होता है। तो आइए अब हम सबसे पहले द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण के विकास की विभिन्न घटनाओं को जानते हैं। अब हम द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण के विकास की विभिन्न घटनाओं को जानेंगे। द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूणीय विकास। एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकाट। द्विबीजपत्री पौधों में जो भ्रूणी विकास का अध्ययन एक प्रारूपिक पौधे के रूप में बर्सा कैप्टोरिस नामक पौधे में किया जाता है। यह पौधा ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर है। तो इसका पूरा नाम है जो कैप्सेला बर्सा। कैप्सेला बर्सा नामक पौधे में किया गया। इसी अधिकांश पौधों में, जो अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूणी विकास इसी प्रकार से देखा जाता है। तो आइए हम आपको इसमें भ्रूणी विकास का अध्ययन कराते हैं।
इसमें देखिए ये एक बीज पत्र का उसमें भ्रूण का विकास हो जाने के पश्चात या भ्रूणी विकास लगभग पूरा हो जाने के पश्चात का ये चित्र, पूरे बीजांड का चित्र आपको दिखाया गया है। तो इसमें भ्रूण का विकास कहां से प्रारंभ होता है, ये हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब द्विगुणित निषेचित जो जाइगोट होता है या युग्मनज है, युग्मनज निषेचित होकर के जो एक कोशिका बनाता है उसे आप जाइगोट कहेंगे। यह जाइगोट अब क्या करता है, जब उसमें एंटीपोडल सेल्स सिनर्जिड्स नष्ट हो जाती है भ्रूण कोश में, अब केवल प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बचा और जाइगोट बचा। अब यह जाइगोट अपने चारों थोड़ा बड़ा होकर के, आकार में बड़ा होकर के अपने चारों ओर एक सेलुलोज की भित्ति विकसित कर लेता है। ये अपने चारों ओर सेलुलोज की भित्ति विकसित कर लेता है। उसके पश्चात इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। जो निषेचन के पश्चात अब जो सेलुलोज की भित्ति बनी, उसके पास इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। इसका ये नीचे का जो भाग इसमें दिखाया जा रहा है, ये इसमें माइक्रोपाइल की ओर रहता है। यानी दो कोशिकाएं बन गई। जो निचली कोशिका इसमें दिखाई जा रही है आपको, ये माइक्रोपाइल की ओर होती है और इसके अपोजिट वाली कोशिका ये इसके चलाजल एंड की ओर होती है। ये देखिए, तो अब ये जो चलाजा की ओर जो कोशिका है, इसमें उसको आप एम्ब्रॉयडल सेल्स या जनन कोशिका कह देंगे। जबकि जो नीचे की ओर जो कोशिका होती है, जो माइक्रोपाइल की तरफ पाई जाती है, इस कोशिका को बेसल सेल कहते हैं। यानी ये जो एक जाइगोट था, जाइगोट एक अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं में बढ़ गया। ऊपरी चलाजल एंड की ओर वाली कोशिका को एम्ब्रॉयडल सेल कहेंगे और निचली जो माइक्रोपाइल की ओर की कोशिका को, इसको हम सस्पेंसर सेल या बेसल सेल कहेंगे। एम्ब्रॉयडल सेल को अंतस्थ सेल भी आप या टर्मिनल सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर की ओर होती है। फिर अब ये जो इसकी जो एम्ब्रॉयडल सेल है, अगले चरण में इसकी जो एम्ब्रॉयडल सेल होती है, यह एम्ब्रॉयडल सेल एक उदग्र विभाजन द्वारा, अभी तक इसमें विभाजन अनुप्रस्थ था, यानी ये विभाजन इस ओर को हो रहा था। अब जो विभाजन होगा वो खड़ा विभाजन होगा। इस खड़े विभाजन के द्वारा जो एम्ब्रॉयडल सेल होती है, ये दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। जो अंतस्थ कोशिका या एम्ब्रॉयडल कोशिका है, ये दो कोशिकाओं में बढ़ गई। जबकि नीचे की जो सस्पेंसर या बेसल सेल थी, ये एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा ही ये दो कोशिकाओं में बढ़ गई। तो इस तरह से ये जो संरचना बनी, एक टी आकार की संरचना बन जाती है। इस टी आकार की जो चार कोशिकीय संरचना को प्रोएम्ब्रियो या बाल भ्रूण कहते हैं। अब यह चार कोशिकीय बाल भ्रूण बन गया। इसमें जो चलाजल एंड की ओर एम्ब्रॉयडल सेल या अंतस्थ कोशिकाएं हैं और नीचे पे की ओर माइक्रोपाइल की ओर ये बेसल सेल्स हैं। फिर अगले चरण में इसमें जो अंतस्थ कोशिकाएं होती हैं, जो अंतस्थ कोशिकाएं होती हैं, ये एक बार फिर से विभाजित होकर के चार कोशिकाओं का बाल बनाती हैं। फिर चार से एक बार फिर विभाजित होकर के 8 कोशिकाओं का बाल बना लेती है। अंतस्थ कोशिकाओं का ये 8 कोशिकाओं का बाल बन जाता है और उसी से फिर लगातार 2-3 बार विभाजन होकर के जो इसकी जो ये बेसल सेल थी, बेसल सेल फिर से 2-3 बार ये 4 बार विभाजित होकर के अनुप्रस्थ विभाजनों के द्वारा ये 6 से 10 कोशिका लंबी एक सूत्रनुमा संरचना बना लेती है। इस संरचना को सस्पेंसर कहा जाता है। सस्पेंसर की अंतिम कोशिका जो होती है, ये फूल करके कुछ बड़ी हो जाती है और यह न्यूसेलस से चिपक जाती है। न्यूसेलस से चिपक करके ये फिर बाद में पोषण अवशोषित करने का काम करती है, इसलिए इसे हास्टोरियल सेल कहते हैं। चूसकांग कोशिका, यह चूसकांग कोशिका न्यूसेलस से इसको विकसित हो रहे भ्रूण को भोजन उपलब्ध कराने में अवशोषित करके उपलब्ध कराती है। तो ये इस तरह से सस्पेंसर हो गया। सस्पेंसर का की अंतिम कोशिका जो एम्ब्रॉयडल सेल या इन कोशिकाओं से लगी रहती है, जो अंतस्थ कोशिकाओं से, इसे हाइपोफाइसिस कहते हैं। यह जो हाइपोफाइसिस कोशिका होती है, हाइपोफाइसिस कोशिका से ही आगे मूलांकुर या रेडिकल का अग्रस्त भाग या शीर्ष भाग बनता है। ये एपेक्स ऑफ रेडिकल बनाती है। ये जो 8 कोशिकाओं का ये जो बाल है, जो अंतस्थ कोशिकाओं का जो 8 कोशिकाओं का ये बाल है, इन 8 कोशिकाओं में जो हाइपोफाइसिस की ओर जो कोशिकाएं होती हैं, इन्हें हाइपोबेसल सेल कहते हैं।
इन्हें हाइपोबेसल सेल कहते हैं, जबकि उससे ऊपर की जो दूर की कोशिकाओं को इपीबेसल सेल्स, यानी 4 इपीबेसल सेल्स इसमें बन गई और 4 हाइपोबेसल सेल्स बन गई। फिर उसके पश्चात अब सस्पेंसर कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। अब ये जो इसका एम्ब्रॉयडल सेल्स जो थी, यह एम्ब्रॉयडल सेल्स अब इसमें डर्मेटोजन का विकास हो जाता है। डर्मेटोजन, पेरिब्लम और प्लूरोम, यानी वल्कुटजन, रंभजन और त्वचाजन विकसित हो जाता है। ये स्टीलर डेवलपमेंट है। तो इनमें फिर स्टील डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है और इस तरह से इसमें कोशिकाओं की संख्या बार बार विभाजित होकर के बढ़ने लगती है। फिर अगले चरण में अब ये हास्टोरियम जो है उससे न्यूक्लियस से अटैच हो जाता है और उससे पोषण अवशोषित करने लगता है। पोषण अवशोषित करने के साथ साथ इसमें जो कोशिकाएं हैं अब ये विभाजन द्वारा तेजी से बढ़ने लगी। ये मेरिस्टेमेटिक जोन इसमें क्रिएट हो गया और धीरे धीरे ये कोशिकाएं वृद्धि करके एक हृदयाकार संरचना बना लेती हैं और ये 2 भागों में बढ़ जाती हैं। यही भविष्य में आगे जाकर के द्विबीजपत्री भ्रूण बन जाता है। ये देखिए, आप इसमें देखेंगे ये द्विबीजपत्री भ्रूण ये आगे बढ़ करके थोड़ा सा मुड़ जाता है और मुड़ करके इस तरह से 2 बीजपत्र तैयार हो जाते हैं। इसी में जो यहाँ जो इपीबेसल सेल्स थी, पहले इपीबेसल सेल्स थे से प्लूरोम विकसित हो जाता है। ये देखो, यहाँ इपीबेसल सेल से प्लूरोम या प्लूम्यूल विकसित हो जाता है। प्लूम्यूल वो भाग होता है जिससे बाद में भ्रूण से प्ररोह का विकास होता है, जबकि इसके हाइपोबेसल सेल से रेडिकल विकसित हो जाता है। रेडिकल भ्रूण का वो भाग होता है जिससे बाद में रूट का विकास होता है। यानी ये आप बाद में पढ़ते हैं कि जड़ का विकास पौधे के मूलांकुर से या रेडिकल से होता है, जबकि तने का विकास भ्रूण के प्रांकुर या प्लूम्यूल से होता है। तो इस तरह से इसके जो इपीबेसल सेल्स जो थी उससे प्लूम्यूल बन जाता है और हाइपोबेसल सेल्स से इसके ये रेडिकल बन जाते हैं। तो इस तरह से ये द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास हो जाता है। और एक जो वयस्क भ्रूण होता है, वयस्क भ्रूण में या मैच्योर एम्ब्रियो में इसमें 2 वो होते हैं, कार्टिलेडॉन्स या बीजपत्र, ये कुछ मुड़े हुए, और इसके यहाँ पर स्टेम टिप या प्रांकुर स्थित होता है। इसी के अपोजिट में ये रेडिकल स्थित होता है। इससे लगी हुई एक संरचना, सूत्रनुमा संरचना सस्पेंसर पाई जाती है। सस्पेंसर का अंतिम भाग ये फूला हुआ होता है जिसे हास्टोरियम कहते हैं। यह हास्टोरियम से न्यूक्लियस से जुड़ा रहता है। यह हास्टोरियम इसको न्यूक्लियस से भोजन अवशोषित करके उपलब्ध कराता है। तो ये द्विबीजपत्री पौधे में आपने भ्रूण का विकास देखा। अब अगले चरण में हम एक बीजपत्री पौधे के विकास को देखेंगे। आइए अब हम एक बीजपत्री पौधों में भ्रूणी विकास को देखते हैं। एक बीजपत्री पौधों में भ्रूणी विकास। एक बीजपत्री पौधों में तथा द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूणी विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं लगभग समान होती हैं। बस इसमें भ्रूण का जो अंतिम चरण के विकास में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो आइए हम देखते हैं, इस चित्र में देखिए, इसमें भी जो निषेचन के पश्चात जो एक कोष की जाइगोट होता है, ये कुछ वृद्धि करके अपने ऊपर सेलुलोज की भित्ति का विकास कर लेता है। फिर उसके पश्चात ये एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। ऊपरी कोशिका को टर्मिनल सेल और जबकि निचली कोशिका को बेसल सेल कहते हैं। प्राय टर्मिनल सेल बड़ी हो जाती है और बेसल सेल छोटी रह जाती है। फिर अगले चरण में 4 कोश की प्रो एम्ब्रियो बनाता है। इसके प्रो एम्ब्रियो में जो टर्मिनल कोशिका, पहले टर्मिनल कोशिका होती है, ये खड़े विभाजन द्वारा 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है।
जबकि जो बेसल सेल होती है, निचली सेल, ये अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाओं में बढ़ती है। इस तरह से 4 कोशिकाओं युक्त टी शेप का प्रो एम्ब्रियो बन जाता है, जैसे द्विबीजपत्री पौधों में बनता है। फिर उसके पश्चात जो एम्ब्रॉयडल सेल होती है, ऊपरी एम्ब्रॉयडल सेल, उसमें अगला विकास नहीं होता है, जबकि जो निचली जो बेसल सेल होती हैं, जो बेसल सेल 2 बेसल सेल्स बनी थी, इन बेसल सेल्स में एक बार खड़ा विभाजन, जबकि एक बार अनुप्रस्थ विभाजन। इस तरह होकर के फिर से 4 कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं। ये सस्पेंसर का काम करती हैं। एक बीजपत्री पौधों में सस्पेंसर कम विकसित होता है, इसमें सस्पेंसर बहुत क्लियर नहीं होता, लास्ट में उसी में एम्ब्रियो में मर्ज हो जाता है। उसके पश्चात अब ये जो एम्ब्रॉयडल सेल्स होती हैं, एम्ब्रॉयडल सेल्स तेजी से विभाजित होकर के कोशिकाओं का एक बाल बना लेती हैं। प्रो एम्ब्रियो से कोशिकाओं का एक तेजी से बाल बना लेती हैं। और इसमें जो सस्पेंसर की कुछ कोशिकाएं, लास्ट में केवल 1-2 कोशिकाएं सस्पेंसर के रूप में रहती हैं, बाकी कोशिकाएं विकसित हो रहे भ्रूण में ही मर्ज हो जाती हैं और भ्रूण के निर्माण में सहायता करती हैं। अब फिर जो इसमें जो भ्रूण जो परिपक्व होता है, इसके परिपक्व भ्रूण में ये एक ही कार्टिलेडॉन होता है, यानी एक बीजपत्र होता है। इसमें जो प्लूम्यूल इसका जो होता है, प्लूम्यूल किनारे की तरफ आ जाता है, जबकि आधार की तरफ रेडिकल होता है जो सस्पेंसर। इसमें भी हाइपोफाइसिस कोशिका से, सस्पेंसर की हाइपोफाइसिस कोशिका से रेडिकल का एपेक्स बन जाता है और रेडिकल इसके बेस में पाया जाता है। रेडिकल या जो बीजपत्र के नीचे जो की भाग को या इसके स्तर को हाइपोकोटाइल या आधा बीजपत्र कहते हैं। तो इस तरह से यह एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना है, जिसमें एक छोटा सा सस्पेंसर होता है, साइड में सस्पेंसर के तुरंत नीचे रेडिकल या मूलांकुर पाया जाता है। फिर इसमें जो प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल किनारे पर होता है, प्रांकुर किनारे पर होता है। इससे बाद में प्रादोह तंत्र का विकास होता है। तो इस तरह से ये एक बीजपत्री भ्रूण में आपने एक बीजपत्री पौधों में भ्रूणी विकास देखा। तो इस तरह से हमने आज आपको पुष्पी पौधों में भ्रूणी विकास, जो 3 प्रमुख स्टेप्स आपने देखे पश्च निषेचन घटनाओं में, भ्रूणी विकास, भ्रूणपोष का विकास और फल का विकास, तो उसमें हमने आपको भ्रूणी विकास पढ़ाया। आइए हम इससे संबंधित आपको 5 प्रश्न दे रहे हैं। इन प्रश्नों को आप चाहे लिख करके कमेंट बॉक्स में या एक पेज पे लिख करके हमें इसका उत्तर कल तक आप लोग भेजिएगा। पहला प्रश्न, बैंगन तथा टमाटर के फल में लगी हुई 5 पत्तीनुमा संरचनाएं क्या होती हैं? क्वेश्चन नंबर 2, निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित होने वाली संरचना को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3,
निषेचन के बाद बीज का विकास किससे होता है? द्विबीजपत्री पौधों के भ्रूण के एपीबेसल सेल्स से किसका विकास होता है? भ्रूण के मूलांकुर रेडिकल तथा अंकुर प्लूम्यूल से क्या विकसित होता है? तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से आप देख लीजिए। पहला प्रश्न, बैंगन तथा टमाटर के फल में लगी हुई 5 पत्ती नुमा संरचनाएं क्या होती हैं? फिर दूसरा प्रश्न, निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित होने वाली संरचना को क्या कहते हैं? या निषेचन के पश्चात अंडाशय से क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 3, बीज का विकास किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 4, द्विबीजपत्री पौधों के भ्रूण के एपीबेसल सेल्स से किसका विकास होता है? जैसा कि आपने पढ़ा 2 प्रकार के सेल्स बने, एपीबेसल सेल्स और हाइपोबेसल सेल्स। हाइपोबेसल सेल से एक संरचना विकसित हुई, एपीबेसल सेल से एक एपीबेसल सेल से विकसित हुई संरचना को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, भ्रूण के